नमस्कार, जय जौहर। मैं अमित रात्रे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वशिष्ठ एकेडमी पर। हम यहां पर, जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया है कि हम सीजीएसआई भर्ती परीक्षा 2022 और सीजी व्यापम के जो आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं उससे संबंधित कुछ ऐसे विषय टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे और डायरेक्ट तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, है ना, संक्षिप्त रूप में एज अ पॉइंट ऑफ रिवीजन। तो हम लेकर के आ रहे हैं। तो हमारा जो पिछला क्लास था वो भारत में प्रेस के विकास के बारे में था, है ना, डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया, इस पर हमने चर्चा किया। तो उसमें हमने देखा था कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई, भारत में पहली बुक कब छपी, है ना, तो समय समय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पाबंदियां लगाई गई, उसके बारे में हमने देखा जाना। उसके बाद आज हम जो इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है एकदम इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स और उसके संपादन जो करने वाले थे वो, और कहाँ से शुरुआत हुई और कौन से वर्ष में शुरुआत हुई, कौन सी भाषा में थी, ये सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो रहेंगे प्रेस के बारे में, मीडिया के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ आगे प्रेस मीडिया को कवर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आज का टॉपिक प्रेस मीडिया का विकास। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, हिंदू पैट्रियाट ये वो पत्रिका थी जो 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद एक बड़ा विद्रोह के रूप में सामने आया नील आंदोलन। नील आंदोलन बेसिकली नील की खेती पर बेस्ड था। नील की खेती उस समय करा रहे थे जो उस पर बेस्ड था, उसके वजह से नील आंदोलन चालू हुआ। नील आंदोलन की शुरुआत होती है 1859 1859 बंगाल से। ठीक है, 1859 बंगाल से नील आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसका जमकर विरोध हिंदू पैट्रियाट पत्रिका में होती है, जिसके संपादन उस समय हरीश चंद्र मुखर्जी कर रहे थे। हिंदू पैट्रियाट के संपादन कौन कर रहे थे? हरीश चंद्र मुखर्जी, है ना। तो नील आंदोलन का इन्होंने जमकर विरोध किया। ये वही हिंदू पैट्रियाट अखबार है जिसका संपादन बाद में कृष्णोदास पाल करते हैं, जिसको ही पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसको कहा जाता है? कृष्णोदास पाल को। ठीक है, तो नील आंदोलन का जमकर विरोध हिंदू पैट्रियाट में किया गया और नील आंदोलन के बारे में ही बुक छपा नील दर्पण करके, जिसमें नील आंदोलन के बारे में लिखा गया, उसको समझाया गया, और उस बुक को लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आधुनिक तमिलनाडु निवासी रामकृष्ण पिल्लई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इनके ये स्वदेश वाहिनी अखबार से क्वेश्चन आया हुआ था कि सीधा सीधा रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा संपादित की गई अखबार कौन सी है या पत्रिका कौन सी है करके, तो ये याद रखना है आपको, है ना। ये दो अखबार इन्होंने निकाला था रामकृष्ण पिल्लई ने, जो आधुनिक तमिलनाडु के निवासी रहे हैं। ठीक है, तो वो दो पत्रिकाएं हैं, स्वदेश वाहिनी और स्वदेश भिमानी। ठीक, आगे बाल गंगाधर तिलक को देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में जैसे हम जानते हैं कि उन्होंने दो पत्रिकाओं का संपादन किया, एक मराठा और एक केसरी का। ठीक है, मराठा और केसरी का। जब मराठा और केसरी अखबार निकला शुरुआत में, तो ऐसा नहीं है बाल गंगाधर तिलक ने उसकी शुरुआत से ही संपादन चालू करी। मराठा का शुरुआत में संपादन आगरकर कर रहे थे, केसरी का शुरुआत में संपादन केलकर कर रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पीएससी में बना हुआ है कि मराठा और केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक जी के करने से पहले किसने किया करके, तो आगरकर और केलकर ने किया था। ठीक है, और मराठा अखबार जो था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया, वो अंग्रेजी भाषा में थी, और केसरी करके जो अखबार था वो थी मराठी भाषा में। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठा और केसरी का संपादन कब से स्टार्ट किया? 1881 से, और जगह थी बंबई। तो इतना आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं पत्र पत्रिका, और जिसने संपादन किया था और किस वर्ष में किया था, कौन से स्थान से, और वो पत्रिकाएं कौन सी भाषा में थी, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जो इसमें से क्वेश्चन सभी बने हैं लगभग। अगर एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ये सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जैसे कि पहला हमने देखा था द बंगाल गजट, है ना, तो भारत में संपादित होने वाला पहला पत्रिका द बंगाल गजट ही था, जिसको जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने चालू किया था। किसने? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने स्टार्ट किया था 1780 में कलकत्ता से। कौन सी भाषा में थी? अंग्रेजी भाषा में थी।
है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। इसमें जो भी जितने भी लिखे हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक, सब आपको याद रखने ही है। तो बंगाल गजट है, बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा 1816 में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में निकाला गया, है ना। दिग्दर्शन समाचार पत्रिका है जो मार्समैन के द्वारा 1818 कलकत्ता से बंगाली भाषा में निकाली गई। और उदंत मार्तंड के बारे में आप जानते ही होंगे कि उदंत मार्तंड अखबार जो है वो भारत में पहली हिंदी भाषी अखबार है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली हिंदी भाषी अखबार कौन सी है, या भारत में पहली बार हिंदी भाषा में कौन सी अखबार छपी, तो वो कौन सी है, उदंत मार्तंड है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदंत मार्तंड का संपादन जुगल किशोर ने 1826 कलकत्ता से स्टार्ट किया, कौन सी भाषा में, हिंदी भाषा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, आगे बढ़े। हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट के बारे में आप जानते ही हैं। हिंदू पैट्रियाट हरीश चंद्र मुखर्जी ने 1853 में कलकत्ता से स्टार्ट किया अंग्रेजी भाषा में। वैसी सोम प्रकाश पत्रिका है, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने किया, इसका संपादन 1859 में, है ना, कलकत्ता से बंगाली भाषा में। कविचंद सुधा, ठीक, कविचंद सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1867 में वाराणसी से हिंदी भाषा में इसका संपादन किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं गदर समाचार पत्रिका, है ना, गदर अखबार के बारे में, इसका संपादन लाला हरदयाल जी ने किया था, है ना, 1913 में सैन फ्रांसिस्को से, वो भी अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। तो आप लाला हरदयाल से एक चीज याद रख सकते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना, कई बार आता है क्वेश्चन कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो किसने की, लाला हरदयाल ने की। कहाँ की, तो सैन फ्रांसिस्को में की। कब की, तो 1913 में की। ये वही 1913 है जिस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना, वो पहले भारतीय थे जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो गदर पत्रिका का संपादन लाला हरदयाल जी ने किया 1913 सैन फ्रांसिस्को यूएसए से, कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, है ना। आगे देखते हैं कॉमनवेल और न्यू इंडिया, ये अलग अलग अखबार है, कॉमनवेल अलग है, न्यू इंडिया अलग है, ठीक है, दो अखबार हैं, कॉमनवेल और न्यू इंडिया। कॉमनवेल और न्यू इंडिया अखबार एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया। एनी बेसेंट के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, है ना, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में इनका योगदान रहा है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट के द्वारा जारी की गई पत्रिकाएं कॉमनवेल और न्यू इंडिया है। 1914 बम्बई से इन्होंने स्टार्ट किया। दोनों जो अखबार थे वो अंग्रेजी भाषा में थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बॉम्बे क्रॉनिकल के बारे में। बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन फिरोज शाह मेहता ने किया 1913 में बंबई से, ठीक है। कौन सी भाषा में थी ये, अंग्रेजी भाषा में थी। ये इंपॉर्टेंट थे। इसके आगे और दो चार हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो समाचार पत्रिका है वो है युगांतर को भूपेंद्र दत्त ने 1906 में कलकत्ता से बंगाली भाषा में निकाला, है ना। युगांतर जो पत्रिका है इसको भूपेंद्र दत्त ने 1906 में कलकत्ता से बंगाली भाषा में संपादित किया, ठीक है। नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, ये तीन पत्रिकाएं ऐसी है जिसको महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया, है ना, महात्मा गांधी द्वारा संपादित किया गया। इस अखबार का संपादन महात्मा गांधी ने किया। नवजीवन का संपादन महात्मा गांधी ने किया 1919 में। अहमदाबाद से ये पत्रिका निकली जो गुजराती भाषा में थी, ठीक है। यंग इंडिया भी महात्मा गांधी द्वारा ही संपादित किया गया, जिसको उन्होंने 1919 में अहमदाबाद से ही निकाला, ये अंग्रेजी भाषा में थी, ठीक है। हरिजन करके पत्रिका है, ये इनका संपादन भी महात्मा गांधी ने किया। 1933 पुणे से इन्होंने इसका संपादन किया हिंदी भाषा में, ठीक है। आगे देखते हैं बहिष्कृत भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछता है। BR अम्बेडकर जी द्वारा, है ना, भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा इसका संपादन किया गया 1924 बंबई से, ठीक है। और जो मराठी भाषा में थी। बहिष्कृत भारत का संपादन BR अम्बेडकर जी ने 1924 में बंबई से मराठी भाषा में निकाला, ठीक है। कौमी आवाज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछता है क्योंकि इसकी भाषा जो है उर्दू है ना। तो कौमी आवाज करके अखबार थी, इसका संपादन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, है ना। इन्होंने 1924 में लखनऊ से इसका संपादन किया जो उर्दू भाषा में थी। कौमी आवाज जो उर्दू भाषा की पत्रिका है 1924 में लखनऊ से जवाहरलाल नेहरू ने इसका संपादन किया, ठीक। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में
दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में निकाला गया। ठीक है, तो जो अखबार इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अखबार थे, जो संपादक थे और वर्ष और स्थान उनका और कौन से लैंग्वेज में थी जो इम्पोर्टेंट थे, वो हमने आज डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद आगे हम इस टॉपिक में बढ़ते हैं, है ना। आइए देखते हैं प्रेस मीडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं, है ना। तो प्रेस और मीडिया, जो भारत का प्रेस है उसी को ही भारतीय राज्य व्यवस्था का चौथा स्तंभ कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था का चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है, तो प्रेस और मीडिया को कहा जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था का ये चौथा स्तंभ है, तो बाकी तीन कौन से हैं, है ना। बाकी तीन है, एक कार्यपालिका, विधायिका और एक है न्यायपालिका। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था के ये चार स्तंभ हैं, है ना। किसको किसको माना गया है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ जो है वो प्रेस और मीडिया को माना गया है। तो याद रखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था का चौथा स्तंभ प्रेस या मीडिया को कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19A की बात हो रही है। तो भारतीय संविधान में भाग 3 में, है ना, मूल अधिकार आता है। मूल अधिकार कहाँ पे है, संविधान में भाग 3 में। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के है। ठीक है, उसी में आता है 19A उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 19A का क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता की अगर बात करें हम, तो जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान था, तो उस समय प्रेस की बात उसमें नहीं कही गई थी, है ना। इसी बीच में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होता है कि साकर्स पेपर लिमिटेड वर्सेस भारत संघ के बीच में, साकर्स पेपर लिमिटेड वर्सेस भारत संघ के बीच में एक मामला दर्ज होता है सुप्रीम कोर्ट में, जिससे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 1962 में आता है। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है ना, 19A के अंतर्गत उसको माना गया है। तो आर्टिकल 19A अनुच्छेद 19 का के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को माना गया है। ठीक है, अब प्रेस मीडिया को लोकतंत्र की आत्मा की बात देखते हैं। तो प्रेस या मीडिया को लोकतंत्र की आत्मा कहने वाले व्यक्ति कौन है, रामनाथ कोविंद जी। ये कौन है, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, है ना। हमारे पूर्व राष्ट्रपति 14वें नंबर के राष्ट्रपति हमारे थे ये, है ना। अभी कौन है, अभी द्रौपदी मुर्मू है, जैसे आप जानते हैं। तो रामनाथ कोविंद जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, जो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि प्रेस मीडिया जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, क्या है, प्रेस मीडिया जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए करंट अफेयर के तौर पे कि लोकतंत्र की आत्मा प्रेस को किसने कहा है, ऐसे करके। तो रामनाथ कोविंद जी है। ठीक है, ये हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अभी 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, जो दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं। जो राष्ट्रपति बनने से पहले वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। कहाँ की, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। झारखंड के राज्यपाल अभी कौन है, तो अभी झारखंड के राज्यपाल हैं रमेश बैस, जो छत्तीसगढ़ रायपुर से बिलोंग करते हैं, जो छत्तीसगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है व्यापम के हाल ही के एग्जाम्स में, है ना, जो अभी 2022 में भर्ती परीक्षाएं हुई है व्यापम के जरिए, उसमें ये प्रश्न आया था कि रमेश बैस जी जो हैं वो कहाँ के राज्यपाल हैं। तो रमेश बैस जो हैं वो झारखंड के राज्यपाल हैं, और झारखंड के राज्यपाल रहने से पहले वो त्रिपुरा के राज्यपाल थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज हम अपना प्रेस और मीडिया का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे प्रेस और मीडिया के बारे में, हमने उस पर चर्चा की और उसके बारे में जाना, है ना। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा था करके इसको हमने 2 वीडियो में कवर किया है। आई होप कि आपने पहला वीडियो देखा होगा, उसके बाद ये दूसरा वीडियो जिसमें हमने ये प्रेस और मीडिया को ख़त्म किया है। तो ऐसे ही टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, और आपको अगर लगता है किसी टॉपिक को आप नहीं कवर कर पा रहे हैं अपने से, तो अगर आपको किसी की सहायता की ज़रूरत है कि कोई समझा दे या ऐसा कुछ, तो आप हमें कमेंट करिए वो टॉपिक को। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करें, आपको समझ में आए, और एकदम इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।